हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 5 की पर्यावरण का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। कक्षा 3 और कक्षा 4 की पर्यावरण हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 की पर्यावरण स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अध्याय फर्स्ट से लेकर अध्याय 6 तक के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, जिससे भी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया होगा या आगे आने की संभावना है। लास्ट में प्रीवियस ईयर में जो इन चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी करवाए गए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे हम अध्याय फर्स्ट, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इसमें कई जानवरों के बारे में बताया गया है कि वह अपने दोस्तों को कैसे पहचानते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, जानवरों में भी देखने, सुनने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख लेता है, तो कोई हल्की हल्की आहट से भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। आगे कई ऐसे जानवर बताए जाएंगे जो दूर से शिकार को पहचान लेते हैं, हल्की आहट से सुन लेते हैं, अपने साथी को सूंघकर। आगे कई जानवर ऐसे बताए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की क्षमताएं होती हैं। आगे देखेंगे कैसे पहचाने साथी को। अब आगे देखेंगे कई जानवर जो अपने साथी को कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे चींटियाँ। चींटियाँ आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ भी कभी कहीं पर मीठा कुछ गिरा होता है, वहाँ पर चींटियाँ झुंड में रहती हैं या लाइन बनाकर कतारों में चलती हैं। देखती हैं इनके बारे में। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने चींटियों पर कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ये यहाँ पर देखिए चींटियां दिखाई गई हैं। ये एक दूसरे के पीछे पीछे चला करती हैं। तो ये किस कारण से ऐसे चलती हैं? ये चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे वाली चींटियां उनके पीछे आती रहती हैं। चींटियों का भी अपना अलग अलग झुंड होता है और ये अपने झुंड की चींटियों को पहचानती भी हैं। तो ये क्लियर हुआ चींटियां। अब नेक्स्ट देखेंगे मच्छर। मच्छर सभी को काटते हैं। कैसे ये हमें ढूंढते हैं देखते हैं। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर हमें कैसे ढूंढते हैं? हमारे शरीर की गंध से, खासकर पैर के जो तलवे होते हैं नीचे के, उनकी गंध से और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा। यह अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये देखिए है रेशम का कीड़ा। यह अपनी मादा को कैसे पहचानता है? उसकी गंध से पहचानता है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कुत्ता। सड़कों पर कुत्तों को अपनी अपनी जगह बंटी होती है। अलग अलग इलाके में अलग अलग कुत्ते होते हैं, तो उनकी अपने अपने अलग अलग इलाके बटे होते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कुत्तों को कभी ध्यान से देखिएगा, वो लोग ज़मीन में कुछ सूंघते ही रहते हैं घूम घूम कर। तो क्या होता है कि वह दूसरे कुत्ते की मल मूत्र की गंध से जान लेते हैं कि उनके इलाके में कहीं दूसरे इलाके का कुत्ता आया है। तो ये हुआ कुत्ता, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना लें तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती है। कोई गंध होती है जिसमें हम अपने मन में बना लेते हैं कि ये गंदा है। वो गंदा भले ना हो, लेकिन हमने मन में बना लिया है। जैसे कोई होता है कि मछली को देखकर उसका मन खराब होता है, वो उसे गंदा मानता है, और वहीं पे कोई होता है कि उसको अच्छा मानता है। तो ये हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को गंदा अपने मन में मानते हैं या अच्छा मानते हैं। अगर हम गंदा नहीं मानते तो वह उसकी गंध हमें उतना परेशान नहीं करती है। नेक्स्ट देखेंगे पक्षियों की आँखें। कुछ पक्षियों की आँखें देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षियाँ एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। अब आँखें अगर सिर के दोनों तरफ होंगी तो वो दो अलग अलग चीज़ों में आसानी से देख सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। मतलब जब ये बिल्कुल सामने देखें तो एक ही चीज़ मतलब देख रहे हैं। अगर ये
बिल्कुल सामने नहीं, इधर उधर भी ये देख सकते हैं, मतलब दो चीज़ों को भी एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है पक्षियों की आंखों से रिलेटेड। जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब सामने देखते हैं, एक ही चीज़ देखते हैं, तो क्या उन्हें एहसास होता है कि यह चीज़ कितनी दूरी पर है। जब अलग अलग चीज़ों पर आंखें केंद्रित करते हैं, जब दो अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं, तो क्या होता है, उनके देखने का जो दायरा होता है वह बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। कक्षा 3 एनसीईआरटी में भी बताया गया था कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए वह अपनी गर्दन इधर उधर करके देखते हैं। जैसे उल्लू तो अपनी गर्दन पूरी 360 अंश घुमा लेता है। तो ये पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट, कई बार पेपर में आ चुका है। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं, वही चीज़ें ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। कौन कौन? चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी जो होते हैं, ये हमसे कितने गुना ज़्यादा देख लेते हैं? 4 गुना ज़्यादा। जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी से देखेंगे, वो ये 8 मीटर की दूरी से भी देख लेंगे। तो इनकी आँखें बहुत तेज़ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को काली और सफ़ेद ही देख पाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादातर जानवर हर चीज़ को किस रंग में देख पाते हैं, तो काली और सफ़ेद रंग में देख पाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। अब सांप जो होता है उसके कान तो देखे नहीं होंगे, क्योंकि बिल्कुल नहीं दिखते, तो उसके कान होते भी नहीं हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके कान दिखते नहीं पर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, लेकिन सांप के कान होते ही नहीं हैं। वह कैसे सुनता है? ज़मीन पर हुए कंपन को वह भांपता है, उसी से समझता है या सुनता है। नेक्स्ट देखेंगे, आवाज़ें अलग अलग जानवरों की अलग अलग आवाज़ें होती हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, पास आती मुसीबतों जैसे शेर, चीता। अब लंगूर जो है वह शेर, चीता से डरेगा, तो अगर ऊंचे पेड़ पर वह बैठा है तो पास जैसे उसके पास शेर, चीता आएंगे तो उसको देखकर वह एक खास तरह की आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है, जिससे उसके साथी जान जाते हैं कि कोई खतरा आ रहा है और वह सुरक्षित हो जाते हैं। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं, मतलब अलग अलग जानवर, अलग अलग पक्षी की अलग अलग आवाज़ें होती हैं, जिससे वह अपने दोस्तों, साथियों को संकेत देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। तो ये पक्षियों की अलग अलग आवाज़ें होती हैं जो अलग अलग समय पर वो निकालते हैं। मतलब पक्षियों भी आवाज़ निकालते हैं, उनकी भाषा उनकी जाति वाले ही समझ पाते हैं। नेक्स्ट है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कैसे देती हैं मछलियाँ खतरे की चेतावनी? बिजली तरंगों से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जैसे सुनामी, समुद्र में सुनामी आने वाली हो तो वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगेंगे। तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं, अगर वो जान पाए कि यहाँ पर कुछ खतरा होने वाला है, कोई अनहोनी होने वाली है, तो उस जगह को छोड़ देते हैं, और जिससे उनको क्या होता है? फ़ायदा ही होता है, उनकी रक्षा होती है। तो कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो तूफान या भूकंप आने से पहले ही उससे होने वाले खतरे को भांप लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसी सुनामी या तूफान से रिलेटेड पॉइंट है। सन दिसंबर 2004 में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। कब सुनामी आया था? सन दिसंबर 2004 में अंडमान द्वीप समूह में सुनामी आया था, वहाँ पे जो एक आदिवासी जाति रहती थी, वह वहाँ के जानवरों के अजीब व्यवहार से जान गई थी कि मतलब यहाँ कोई अनहोनी होने वाली है, और उस जगह को उन्होंने खाली कर दिया था, जिससे उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग उस सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। तो ये भी देखिए कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। क्या होता है? कुछ कुछ जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। डॉल्फिन भी आवाज़ निकालती है, वह भी अपने लोगों से अपनी तरह से बातें करती है। तो सभी जानवरों की अपनी अपनी आवाज़ें होती हैं
और सभी अपने अपने जातियों से बातें करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। अब नेक्स्ट देखेंगे, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली सर्दियों के दिनों में अचानक कहीं गुम हो जाती है। क्या होता है, कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो किसी किसी मौसम में बिल्कुल गायब हो जाते हैं। जैसे सर्दियों में देखिएगा कहीं छिपकली दिखाई नहीं देंगी, लेकिन गर्मियों में अपने आप वह फिर से दिखने लगेंगी। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ जानवरों के सोने का समय। कुछ जानवर नीचे दिए गए हैं जिनके सोने का समय दिया गया है। जैसे गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है, स्लाथ 17 घंटे सोता है, और एक हाथी, आपको कक्षा 4 का पर्यावरण का वीडियो जो दिया गया था उसमें एक हाथी बताया गया था, हाथी 2 से 4 घंटे सोता है। तो ऐसे ही अलग अलग जानवरों के अलग अलग सोने का समय भी होता है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट है स्लाथ। स्लाथ भी एक जानवर है, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ध्यान से समझिएगा इसे। फर्स्ट है, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। क्या हैं, भालू जैसे दिखते हैं पर भालू बिल्कुल नहीं हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं। कैसे सोते हैं, 17 घंटे सोते हैं उल्टे सिर लटक कर। आगे दिखाते हैं इमेज आपको। ये देखिए, ये स्लाथ, ये उल्टा लटका हुआ है और ये उल्टे से लटक कर ही मस्ती में दिन भर से ज़्यादा सोते हैं। 17 घंटे काफ़ी टाइम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेड़ों के पत्ते ही खाकर पलते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं, तो इन्हें कहीं आने जाने की, खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वहीं से सब पूरा हो जाता है। नेक्स्ट, जब ये अपने पेड़ के पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। मतलब जब एक पेड़ के पूरे पत्ते खा लेते हैं तभी ये दूसरे पेड़ पर पहुँच जाते हैं, फिर उसके पूरे पत्ते खाते हैं, फिर तीसरे पेड़ पर, ऐसे ही पेड़ ये बदलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लगभग 40 वर्ष के पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इनका लगभग जीवन काल पूरा कितना होता है, 40 वर्ष का। तो ये पेड़ बदलते रहते हैं पूरी पत्तियां खा खा कर, तो लगभग कितने पेड़ों पर घूम आते हैं, 8 पेड़ों पर। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और हमेशा पेड़ पर टंगे रहते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ स्लाथ के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट देखेंगे बाघ। बाघ के भी कई पॉइंट हैं। ये देखिए, बाघ की इमेज भी यहाँ पे दिखाई गई है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कब देख सकता है, अंधेरे में हमसे कितने गुना बेहतर, 6 गुना बेहतर। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बाघ की पूंछ हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। बाघ की जो पूंछ होती है वह हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है, इसलिए इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूंछ नहीं बल्कि मूछें होगा। बाघ की जो मूछें होती हैं ये हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं। यहाँ पर राइट कर सही कर लीजिए, मूछ होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो क्या होता है, बाघ कई तरह की आवाज़ें निकालता है, जैसे गुस्से में तेज़ी से दहाड़ना, गुर्राना। अगर बाघिन को उसे बुलाना हो तो दूसरी आवाज़ निकालता है, कभी कराहता है तो कभी गुर्राता है। तो ये अलग अलग आवाज़ें निकालता रहता है। और बाघ का ये जो गुर्राना होता है कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है, 3 किलोमीटर तक। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी। क्या होता है, जैसे कुत्ते होते हैं वह भी अपना इलाका बांटे रहते हैं, ऐसे ही बाघ होते हैं। यह क्या करके मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं और जितना ज़्यादा मतलब जितनी जगह पर मूत्र करके गंध छोड़ेंगे वह इलाका इनका हो जाता है। और अगर वहाँ पर कोई दूसरा बाघ आ जाए तो वह उनके मूत्र की गंध को झट से पहचान लेते हैं और फिर उसको अपने इलाके में आने देना है या नहीं यह तो बाघ की मर्जी हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को भांप लेता है। क्या होता है, हवा से जो पत्ते हिलते हैं और शिकार, अगर झाड़ियों में कोई शिकार है तो उससे जो पत्ते हिलते हैं, दोनों के अंतर को बाघ भांप लेता है। कितना देखिए, कितना ज़्यादा वो है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी पाते हैं। बहुत सारे देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं।
तो बाघ के जो कान होते हैं कई दिशा बहुत ज़्यादा अलग अलग दिशाओं में घूम भी जाते हैं और ये हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को यह भांप लेता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये बाघ के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट हुए। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हाथी को उसके दांतों, गैंडे के सींगों, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। अब देखिए बहुत से जानवरों को मार दिया जाता है, तो हाथी को किसके लिए मारा जाता है? दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर मगरमच्छ सांप को उनकी खाल के लिए। फिर इनको मारकर उनकी खाल निकालकर बेच दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसी में देखिए एक चीज़ और है, कस्तूरी हिरन। कस्तूरी हिरन को भी मार दिया जाता है, किस लिए? थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है कस्तूरी हिरन को। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि कस्तूरी हिरन को किस लिए मारा जाता है? तो थोड़ी सी खुशबू के लिए। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है, इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। बहुत से जानवर ऐसे हैं, जैसे जिराफ, वो तो बिल्कुल लुप्त ही हो गया है। तो ऐसे ही कई जानवर होते हैं जो जिनकी संख्या धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, उनके एकदम से लुप्त हो जाने का खतरा है। तो हमारे देश की जो सरकार है, इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना है। तो इन जगहों में सरकार क्या कर रही है? इन जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जिससे यहाँ के जानवरों को मारा ना जा सके। इन जंगलों में शिकार करना मना है, यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ये देखिए सरकार ये कार्य कर रही है विलुप्त हो रहे जीवों के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, अध्याय फर्स्ट कंप्लीट हुआ, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। अब देखेंगे अध्याय सेकंड, कहानी सपेरों की। सपेरा जो सांप का डांस दिखाया करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, कालबेलिया। क्या होता है कालबेलिया? ये सपेरों की एक जाति होती है जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। जैसे ये देखिए इमेज में दिखाया गया है, ये सांप, ये पिटारी होती है इनकी, और ये अपने बीन बजाते हैं, जिससे ये सांपों को नचा सकते हैं अपनी बीन की धुन पर। नेक्स्ट पॉइंट है, सांपों की पिटारी कांवड़ जैसी दिखती है। जो पिटारी होती है कैसी दिखती है? कांवड़ जैसी दिखती है। नेक्स्ट है, सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश की जाती है कि किस सांप ने काटा है। कैसे पता लगाया जाता है कि किस सांप ने काटा है? सांप के डंक के निशान से। जहाँ पर सांप डंक मारे होता है, उसी को देखकर ये जो सपेरे लोग होते हैं, ये लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही होते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। नेक्स्ट पॉइंट, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कितने खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के शरीर में जहर जाता है? 2 खोखले जहर वाले। पेपर में कई बार आ चुका जहाँ पर 4 खोखले दे देता है, 4 दांत, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। याद रखिएगा, सिर्फ 2 खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के शरीर में जहर जाता है। और नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है कि उस जहर के ख़त्म करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है? सीरम नाम की एक दवा होती है जो दी जाती है। आगे इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं। ये सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जो सीरम दवा होती है ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, बीन पार्टी के बाजे। ये जो सपेरा लोग होते हैं, बीन पार्टी बजाकर सांपों को नचवाते हैं, बीन उन बजाकर, तो उससे क्या होता है? उनको पैसा मिलता है। तो जैसे इसी में दिखाया गया है, बीन पार्टी के बाजे कौन कौन से? बीना, तुम्बा, खंजरी और ढोल। 4 बाजे यहाँ पर बताए गए हैं, बीना, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा तीनों जो बाजे होते हैं, कौन कौन से? खंजरी, तुम्बा और बीन। ये तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। लौकी को सुखाकर उसी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप किसान के दोस्त होते हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहा से कौन बचाएगा? अब सांपों को किसानों के दोस्त भी माना जाता है। किस लिए? क्योंकि खेतों में बहुत सारे अगर चूहे हो जाते हैं जब कभी, तो खेतों को नष्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर सांपों का यूज किया जाता है। सांप उन चूहों को खाते हैं, जिससे खेतों की रक्षा होती है, इसीलिए सांप को किसान का दोस्त माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कालबेलिया नाच। अब कालबेलिया जाति तो हो गई, अब इन लोगों का एक कालबेलिया डांस भी होता है, जिसको कहते हैं कालबेलिया नाच। इसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। ये नाच जो लोग करते हैं तो वो कैसी मुद्राएं करते हैं? सांप जैसी मुद्राओं में ये डांस होता है।
अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 3 चखने से पचने तक। चखने से पचने तक फर्स्ट पॉइंट है इसमें, आमतौर पर हमारे पेट के अंदर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? आमतौर पर लगभग सभी के पेट में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। ये भी एक बार पेपर में आया था। तो हमारे शरीर का हमारे पेट का जो पाचक रस होता है कैसा होता है? एसिड अम्ल की तरह। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उड़ीसा का कालाहांडी जिला। एक तरफ तो कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। कालाहांडी जो जिला है यहाँ पर सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ और बातें हैं, दूसरे राज्यों में बेचा भी जाता है। दूसरी तरफ कालाहांडी में कई गरीब भूखमरी से मर रहे हैं। कई बार तो यहाँ धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। तो क्या है यहाँ पर कि कालाहांडी जो जिला है वहाँ पर चावल बहुत अधिक पैदा किया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, लोग भूखों से मर रहे हैं। गरीब लोग जो हैं उनको खाने के लिए खाना भी नहीं मिल रहा और वहाँ पर भूखमरी है। बल्कि चावल जो होता है भले ही पड़े पड़े सड़ जाए लेकिन उनको मिलता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 4 आम खाएं 12 महीने। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, खाने की चीज़ों व उनको 1-2 दिन खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय। अब नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं खाने की और उनको 1-2 दिन हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, घरेलू उपाय उनके दिए गए हैं। फर्स्ट देखते हैं हम दूध को कैसे सुरक्षित रखते हैं, उबाल कर दूध को आराम से 1-2 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट है पके हुए चावल जो पकाकर होता है उसको एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रख दीजिए, तो उससे उनको सुरक्षित रख सकते हैं। घरेलू उपाय हैं ये, फ्रिज में रखकर तो हम सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर घरेलू कह रहा है। तो दूध को उबालकर पके हुए चावल को एक कटोरी में पहले रखिए, फिर उसे किसी थाली या बर्तन में पानी भरकर उस कटोरी को उसमें रख दीजिए। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं, नमी से बचाकर। नमी में प्याज लहसुन सड़ जाता है तो नमी से बचाकर इनको खुले में फैलाकर रखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मामड़ी तांड्रा। ये क्या होता है? आम पापड़। आम से बनाया जाता है तो इसी का नाम है मामड़ी तांड्रा। मामड़ी तांड्रा भी कहते हैं इसको। आंध्र प्रदेश के अन्नेपुरम गांव की एक कहानी है जहां पर मामड़ी तांड्रा बनाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अन्नेपुरम गांव है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आम पापड़ बनाने के लिए ज़रूरत की चीज़ें, चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी। तो देखिए आम पापड़ कैसे बनाया जाता है, कोई ऐसी जगह ढूंढी जाती है जहाँ पर पूरा दिन लगभग धूप रहे, ज़्यादा से ज़्यादा धूप रहे, तो इसमें इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। कैजुरीना के पेड़ के जो डंडे होते हैं इनको बांध कर उसके ऊपर चटाई नारियल की रस्सी से बांध दी जाती है और जो बहुत पके आम होते हैं उनके जूस को निकालकर उसमें बराबर मात्रा में चीनी या गुड़ मिलाकर उसकी परत को चटाई के ऊपर बिछाया जाता है। जैसे एक दिन एक परत बिछा दिया, फिर दूसरे दिन उसी के ऊपर दूसरी परत, पतली परत बिछाई जाती है। ऐसे ही रोज़ उसमें एक एक परत बिछाई जाती है। तो ऐसे तैयार किया जाता है आम पापड़। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, आम पापड़ तैयार होने में 4 हफ्तों का समय लगता है। कितने हफ्तों का समय? 4 हफ्तों का समय। उसे सूखने में समय लगता है, कुछ दिनों तक उसके ऊपर कई परतें बनाई जाती हैं और फिर उसे काफ़ी दिनों तक सूखने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शीशियों में अचार भरने से पहले शीशियों को धूप में इसलिए सुखाया जाता है जिससे शीशियों में नमी ना रह जाए। जिसमें अचार रखा जाता है उनको पहले धूप में सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? जिससे उनके अंदर जो नमी हो उन डिब्बों या शीशियों के अंदर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि नमी में जो अचार होगा वह सड़ जाएगा। नेक्स्ट है, आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि चीज़ें बनाते हैं। तो इन चीज़ों को बनाकर आम को हम काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 5 बीज। फर्स्ट पॉइंट है इसमें शिकारी पौधे। अब कुछ पौधे भी शिकारी होते हैं, वह भी कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। क्या है? कुछ पौधे जो होते हैं वे कीड़े मकोड़े, चूहे, मेढकों आदि का शिकार करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? शिकारी पौधे कहते हैं। इनमें कौन सा ज़्यादा मशहूर है? निपेंथिस। अब देखेंगे निपेंथिस होता क्या है। पौधा तो है ये, कैसे क्या करता है शिकार?
तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए पेपर में आ चुका है कि निपेंथिस भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में तो पाया जाता है, लेकिन भारत की अगर पूछे तो आपको मेघालय लगाना है। नेक्स्ट है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये देखिए निपेंथिस दिखाया गया है, ये लंबा घड़ा जैसे है, इसके ऊपर ये एक पत्ती लगी होती है। ये एक विशेष तरह की गंध निकालता है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं और जहाँ इसके अंदर जाते हैं तहाँ ये ढक्कन बंद हो जाता है। आगे देखेंगे, घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। घड़े के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ये देखिए वही पॉइंट आ गया, बाहर नहीं निकल पाते और उनका शिकार हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे वेलक्रो। वेलक्रो होता क्या है? वेलक्रो जूता चप्पलों बैग में जो चर चर की आवाज़ सतहों को चिपकाने के लिए लगाया जाता है। जैसे देखिए चप्पल दिखाई गई यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे चिपकाने वाला होता है, ज़्यादा तक सभी के घरों में होगा, तो जो उसी को कहते हैं वेलक्रो। चर चर की आवाज़ आती है उसमें। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मिस्ट्रल ने 1948 में वेलक्रो बनाया। किसने बनाया? जॉर्ज मिस्ट्रल ने 1948 में बनाया। कहाँ के थे ये? स्विट्जरलैंड के। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। क्या होती है? चर चर की आवाज़ होती है। बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो ऐसे होता है दोनों सतहों को चिपकाने के लिए, उसको खोले तो चर से आवाज़ करता है, तो वो होता है वेलक्रो। नेक्स्ट देखेंगे, कौन कहाँ से आए। अब हमारे देश में इतनी सारी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, जैसे मिर्ची, भिंडी, कॉफ़ी, गोभी, मटर, तो सभी चीज़ें हमारे देश में ही नहीं होती थी। पहले ये कहीं से आई, उसके बाद यहाँ भी होने लगी। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, मिर्ची। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो कहाँ से आई थी मिर्ची? दक्षिण अमेरिका से आई थी। कौन लाया था? पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। तो मिर्ची पहले हमारे देश में नहीं होती थी, इसको लाया गया है, लेकिन अब ये हमारे देश में भी हर जगह होने लगी है, लेकिन स्टार्टिंग में इसको लाया गया है। ऐसे ही नेक्स्ट है भिंडी और काफ़ी। भिंडी कॉफ़ी आई है अफ्रीका से, गोभी मटर आया है यूरोप से, चाय आई है असम से, सोयाबीन चीन से आई है, बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा और मेथी, ये सभी हमारे देसी हैं, मतलब हमारे देश के ही हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। तो याद रखिएगा सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कौन कहाँ से आया है। नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 6, बूंद बूंद दरिया दरिया। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में 650 साल पुराना तालाब है जिसे घड़सीसर के नाम से जाना जाता है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसमें 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े थे। क्या था? इसे जैसलमेर के राजा ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। कहाँ है ये? राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में। इसमें 9 तालाब इसमें ऐसे जुड़े हैं कि जैसे जब बारिश हुई तो सबसे पहले तालाब में पानी भर जाता है, उसके बाद जब पहला तालाब फुल भर गया तब दूसरे तालाब में पानी जाता है, जब दूसरा फुल भर गया तो तीसरे में, ऐसे धीरे धीरे करके 9 तालाब एक एक करके भर जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ कभी पानी की दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट है अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से भारत आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो अलबरूनी कहाँ से भारत आए थे? उज़्बेकिस्तान से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अलबरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा है। अलबरूनी भारत उज़्बेकिस्तान से आए थे। उन्होंने उस समय की कई चीज़ों का वर्णन किया है, जिसमें यहाँ पर तालाबों के बारे में वर्णन किया गया है। इन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया हर चीज़ का, जो इनके यहाँ नहीं थी। तो उन चीज़ों का इन्होंने काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया, बहुत बारीकी से। तो यहाँ पर तालाबों के विषय में इन्होंने क्या वर्णन किया है ये बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है, बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। देखिए ये भी क्वेश्चन एक बार आया था, उसमें कई सारे पॉइंट दिए थे, तो सभी पॉइंट ध्यान से समझिएगा। क्या थे? बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, कुंडों और सरियों को जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती थी। लोगों को उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते थे, अलग अलग रास्ते भी देखिए होते थे उतरने चढ़ने के। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि अलग से उतरना अलग से चढ़ना, काफ़ी बड़े बड़े चबूतरे थे और सीढ़ियों में लंबी कतारें होती थी। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्लीट हुआ। अलबरूनी ने तालाबों का क्या वर्णन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड में पानी से जुड़ी एक रिवाज है। क्या रिवाज है? ब्याह के बाद जो नई दुल्हन आती है वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है।
आजकल भी ये शहरों में चल रहा है, लेकिन झरने तालाब के पास कोई नहीं जाता, नलों में ही जाकर झुका लेते हैं। तो पहले उत्तराखंड में क्या चलता है, तालाब या झरने में जाकर सिर झुकाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। बावड़ियाँ पहले चलती थी, पानी उसमें रहता था, जैसे तालाब कुआं वैसे बावड़ी होती थी, सीढ़ीदार होती थी, सीढ़ियों की सहायता से उसमें आराम से उतरा जा सकता था, तो उनको सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो 1986 में जोधपुर के आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तभी भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया था। कब सूखा पड़ा था जोधपुर में? 1986 के आसपास, जोधपुर के आसपास के इलाकों में। तो बावड़ियों का तो कोई प्रयोग अब करता नहीं है, तो तब वहाँ पर बावड़ियों को याद किया गया था जब वहाँ पर सूखा पड़ा था। नेक्स्ट है, कुओं के सूखने के कारण। क्या क्या कारण हो सकते हैं कुओं के सूखने के? अब तो कुएं कोई है नहीं, सब सूख गए हैं, तो क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट है, कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। अब ज़मीन का पानी हम निकाल लेंगे तो कुओं में पानी कैसे जाएगा? कुएं सब सूख जाएंगे। तो कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकालने से कुएं सूख गए। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं रहे। बारिश का पानी इकट्ठा होता था जिसमें नीचे ज़मीन का जो जल स्तर था वह ठीक रहता था। अब तालाब है ही नहीं, तो वहाँ पर ज़मीन का पानी इकट्ठा ही नहीं होता। नेक्स्ट, पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन पक्का कर दिया गया है। ज़मीन पक्की कर दी गई तो सारा पानी बहकर नालियों के माध्यम से बह जाता है। अगर ज़मीन पक्की नहीं होती तो पानी कुछ नीचे ज़मीन के अंदर जाता है, जिससे कुओं में पानी रहता है। तो ये सभी कारण हो गए कुओं के सूखने के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ एक संस्था है। काहे की संस्था है? पानी के इंतजाम से जुड़ी यह एक संस्था है। नेक्स्ट देखेंगे, दड़की माई। दड़की माई की सहायता तरुण भारत संघ ने की थी और राजस्थान के अलवर ज़िले से दड़की माई संबंधित हैं। वहाँ पर पानी की बहुत कमी थी, वहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कत होती थी पानी की वजह से, जिसमें तरुण भारत संघ ने इनकी सहायता की और वहाँ पर पानी की व्यवस्था हुई। तो इन्होंने तरुण भारत संघ के साथ मिलकर अपने गाँव में तालाब बनवाया और अब वहाँ पानी की व्यवस्था हो गई। तो ये कंप्लीट हुआ अध्याय 6। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले सालों में पूछे गए हैं इन 6 चैप्टरों से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। सीटेट जुलाई 2019 में आया क्वेश्चन है। अब तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। कौन सा रंग हो सकता है? नारंगी लाल, काला सफ़ेद, बैगनी नीला, हरा पीला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आमतौर पर जानवर जो रंग देख पाते हैं वह काला और सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं अब जो अभी सूखे हुए हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारण को चुनिए। क्या हो सकता है संभावित कारण? फर्स्ट है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब वहाँ नहीं है। राइट है ये। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन को अब कोल तार और सीमेंट से ढक दी गई है, जिससे जो वर्षा का पानी होता है वह नीचे जा ही नहीं पाता, सब बह जाता है। ये भी राइट है। कुओं का उपयोग कोई नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियाँ हैं। टोंटियाँ तो हैं हर घर में, कुओं का उपयोग भी नहीं होता। लेकिन ये कारण नहीं है कुओं के सूखने का, क्योंकि जिस चीज़ का हम जितना अगर कम उपयोग करेंगे तो उसमें ज़्यादा पानी होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका 1 और 2 राइट है और 3 रॉन्ग है। नेक्स्ट है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। भूमि के पानी को सब खींच लिया जाता है भूमिगत विद्युत मोटर से, तो भूमि में कोई पानी नहीं रह जाता, तो क्या हो, तो कुएं में पानी कहाँ से रहेगा? ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 1, 2, 4 होगा इसका राइट आंसर। किसमें है 1, 2, 4? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पेट में अमाशय रस की प्रकृति ... होती है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। अभी पीछे बताया गया कि भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? क्षारीय, उभयदर्शी, उदासीन या अम्लीय। क्या होती है प्रकृति? अम्लीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितना कह रहा है? 4 गुना। कौन है वो? मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध। तो जो पीछे अभी बताया गया है वो है सांप, गरुड़, गिद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप की ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो अभी पीछे बताया गया था, सांप जो होते हैं उसके बाहरी कान तो नहीं होते, वे कैसे सुनता है? जमीन पर हुए कंपन को भांपता है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है, उस यंत्र की गति को देखकर। बिल्कुल गलत है।
उस यंत्र द्वारा वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अब यहाँ पर देखिए आया ना कंपनों के प्रति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी आए थे। जो मिर्च लाने वाले व्यवसायी थे वह कहाँ से आए थे? ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिणी अमेरिका से या अफगानिस्तान से। तो कहाँ से मिर्ची आई थी हमारे देश में? दक्षिण अमेरिका से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी देखिए क्वेश्चन आया है सीटेट सितंबर 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा निपेंथिस क्या कौन सा पौधा था? ये शिकारी पौधा था। क्या करता है? कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। भारत में नहीं पाया जाता है। भारत में पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। भारत के मेघालय में पाया जाता है। मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो ये जो घटपर्णी पौधा होता है क्या करता है? मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। तो किस पशु के बारे में विवरण दिया गया है, पढ़िए इसे। ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। एक दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से कैसे लटक कर सोता है? उल्टे लटक कर। कितने घंटे? 17 घंटे। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। कौन सा जानवर है ये? स्लॉथ, लंगूर, चिंपैंजी या पैंडा? बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों सुखाया जाता है? उनमें तापमान में वृद्धि करने के लिए, धूल हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। बताया गया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नमी अगर रहेगी तो अचार खराब हो जाएगा, इसीलिए नमी को पूर्ण रूप से हटाने के लिए उनको धूप में सुखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु में पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ये भी बताया गया है पीछे। बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या कुत्ता? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य संरक्षण मतलब खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए। कच्चा आम, अचार बनाकर कच्चे आम को काफ़ी दिनों तक हम संरक्षित कर सकते हैं। आलू को चिप्स बनाकर भी बहुत दिनों तक संरक्षित रख सकते हैं। सेब का जैम बनाकर भी बहुत दिनों तक संरक्षित रखा जा सकता है। दूध की पनीर बनाकर इसे ज़्यादा दिनों तक संरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पूछा है कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कूल में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में, या पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में। तो धड़की माई जो बताएगी राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित हैं। उनकी मदद तरुण भारत संघ ने की थी। किसमें की थी? तालाब बनवाने में। तो किससे संबंधित है ये? पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। नेक्स्ट है, सीढ़ीदार कुएं तथा बावड़ी से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है। फर्स्ट है, बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण का पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग होता था। इनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। इनमें केवल संदूषित जल रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए होगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4। बावड़ी जो होती है ये जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था होती है। सामुदायिक स्रोत में के रूप में इनका प्रयोग भी होता है। पहले होता था, मतलब इनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। ये भी राइट है, ये तीनों राइट हैं। जबकि इसमें संदूषित जल, केवल संदूषित जल होता है, बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में सही कर लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार अल बरूनी ने भारतीय तालाबों के विषय में निम्न में से क्या नहीं लिखा है? तो क्या नहीं लिखा? फर्स्ट है, तालाबों के चारों ओर चबूतरे बने होते हैं। ये तो राइट है, लिखा है। चबूतरे बनाने में बांस का प्रयोग किया जाता है। चबूतरे के मध्य नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। चलने तथा उतरने के लिए अलग अलग रास्तों का प्रयोग होता है। ये भी राइट है और ये भी राइट है। इसका जो पूछ रहा है कौन सा नहीं लिखा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चबूतरे बनाने में बांस का प्रयोग नहीं होता, बल्कि काफ़ी मजबूती से चबूतरे बनाए जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों, लोहे की छड़ों इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।